10 में से 7 ये कोई गणित का सवाल नहीं है बल्कि राजनीति का वो ताजा भूचाल है दोस्तों, जिसने राज्यसभा को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अचानक बीजेपी में चले गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ऐसा बिना अयोग्य हुए कर भी सकते हैं? क्या ये वैध विलय है या फिर दल बदल की ऐसी क्लासिक मिसाल है जो उनकी संसद सदस्यता ही छीन ले? स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम इसी संवैधानिक पहेली को डिकोड करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इस कानूनी भूल भुलैया में आखिरकार किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें ऐसे ही शार्प और बिना बकवास वाले एक्सप्लेनर के लिए, और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ये वैचारिक विलय था या सिर्फ एक कानूनी बचाव का रास्ता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2026 ये तारीख आम आदमी पार्टी के इतिहास में एक बड़े झटके के रूप में दर्ज हो चुकी है। राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। इनमें से 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, यानी पूरी ताकत का 2/3 हिस्सा एक झटके में गायब हो गया। खास बात यह है कि राघव चड्ढा, जी हाँ दोस्तों, राघव चड्ढा, जिन्हें 3 हफ्ते पहले ही राज्यसभा में पार्टी का उपनेता पद से हटा दिया गया था, उन्होंने खुद ऐलान किया कि वो और उनके साथ 6 और सांसद हैं जो बीजेपी में विलय का फैसला जो है वो कर चुके हैं। और अब सवाल बड़ा गंभीर है, क्या ये विलय है? विलय की बात क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या सचमुच में ये विलय है? आखिर दल बदल का कानून इस पर क्या कहता है और क्या ये सांसद बच पाएंगे, अपनी सदस्यता बचा पाएंगे या फिर उनकी सदस्यता अब खतरे में है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ ये है क्या। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1985 से। 52वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल को जोड़ दिया गया और इसे ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल उठता है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद क्या होता था कि सांसद और विधायक बड़ी बेखौफी से पार्टियां बदल लेते थे। आया राम गया राम की राजनीति उस समय चलती थी। कांग्रेस के टिकट पर आज जीते और कल बीजेपी में चले गए और परसों किसी और पार्टी में। इसे रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब ये कानून आया, ये कानून कहता क्या है? धारा 2 के तहत कोई भी सांसद या विधायक 2 स्थितियां हैं इसमें जिसमें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहली स्थिति क्या है सुनिए, अगर वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वो चुनाव लड़ा है। यानी कि अगर राघव चड्ढा पार्टी से नाराज थे, पार्टी की किसी गतिविधि से नाराज थे, तो वो पार्टी छोड़ते तो उनकी अंतरात्मा की आवाज बची रहती लेकिन सदस्यता चली जाती। दूसरा क्या है, अगर वो सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करता है या फिर वोटिंग से दूर रहता है, और ध्यान दीजिए पार्टी की तरफ से जारी व्हिप का उल्लंघन हुआ और उसने 15 दिन के अंदर माफी भी नहीं मांगी, तो भी वो अयोग्य तय है। यानी कि पार्टी व्हिप को फॉलो करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर पार्टी व्हिप का खिलाफ गए हैं तो माफी मांगनी पड़ेगी। पार्टी कंडोन कर दे तो ठीक है, लेकिन हर कानून की तरह इसे भी कुछ अपवाद है, इसमें एक्सेप्शंस हैं और शायद यही अपवाद इस पूरे खेल का असली मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची में मूल रूप से 2 अपवाद दिए गए थे, 2 एक्सेप्शंस दिए गए थे, जिसमें पहला है स्प्लिट यानी विभाजन का अपवाद। स्प्लिट का एक्सेप्शन है पैराग्राफ 3 के तहत अगर किसी विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य से बचाव मिल जाता था, अयोग्यता से उनको बचाव मिल जाता था, उनकी सदस्यता बची रहती थी। लेकिन इसका जमकर दुरुपयोग होना शुरू हो गया। राजनेता ने यहाँ पर स्प्लिट के नाम पर बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त शुरू कर दी और इसलिए 2003 में 51वें संविधान संशोधन के जरिए इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और अब स्प्लिट का कोई बचाव नहीं है। अब स्प्लिट 1/3 से आप पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरा है मर्जर यानी विलय का एक्सेप्शन। यह पैराग्राफ 4 में दिया गया है और अभी भी ये लागू है। और ये क्या कहता है पैराग्राफ 4, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो ये मर्जर है उसका जो सब पैराग्राफ है पहला, वो कहता है कोई सदस्य तब अयोग्य नहीं होगा जब उसकी मूल पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाए और वो उस विलय के अनुसार काम करे। अगर मान लो कि अगर पार्टी नहीं दूसरी पार्टी बदल ली तो ये एक्सेप्शन है। ये ऐसा विलय तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 2/3 विधायक दल यानी लेजिस्लेटिव पार्टी इसके लिए सहमत हो। और यहीं से शुरू हुआ पूरा का पूरा बवाल, क्योंकि इन 2 उप पैराग्राफ को पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं कंजंक्टिव रीडिंग और दूसरे को कहते हैं डिसजंक्टिव रीडिंग।
और यही फर्क तय करेगा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों की किस्मत क्या होने वाली है। पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। 2007 में राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य के मशहूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही। हालांकि तब लिस्ट जो है वो इसका जो एक्सेप्शन है स्प्लिट का, वो जो 10 शेड्यूल में जो स्प्लिट का एक्सेप्शन है उस पर सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट का तर्क आज भी मायने रखता है। कोर्ट ने कहा कि विधायक दल में विभाजन तभी मान्य होगा जब मूल राजनीतिक दल में भी वास्तविक विभाजन हुआ हो, यानी सिर्फ सांसदों या विधायकों के टूटने से कुछ नहीं होता, पार्टी स्तर पर भी टूट होनी चाहिए। इसको कहते हैं कंजंक्टिव रीडिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजंक्टिव रीडिंग। तो दोनों शर्तें एक साथ पूरी हों, लेकिन अब आता है इसमें ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? 2022 में बम्बई हाई कोर्ट ने गोवा कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में जाने के मामले में बिल्कुल इसके उल्टा व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि पैराग्राफ 4 का जो 2 है, सेकंड पार्ट है, उसके तहत अगर कोई 2/3 विधायक दल किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने को तैयार है तो इसे ही डीम्ड मर्जर, यानी कि मान लिया गया कि विलय हो गया, पार्टियों का विलय हो गया, यानी कि डीम्ड मर्जर इसे कहेंगे, भले ही मूल पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा किसी विलय को मंजूरी ना दी हो। इसको कहते हैं डिसजंक्टिव रीडिंग। 2/3 का आंकड़ा पूरा तो विलय पूरा, बिना पार्टी प्रमुख की सहमति के भी। समझ गए उलझन? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कंजंक्टिव नजरिया, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का डिसजंक्टिव नजरिया। इसी दुविधा के बीच फंसा है आम आदमी पार्टी सांसदों का भविष्य। पूरा मामला इसी दुविधा में फंसा है। और अब बात उन एक्सपर्ट्स की जिनकी राय में इस पूरे मामले को 2 हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अभी बटे हुए हैं। पहली राय क्या है कि लोकसभा के जो पूर्व महासचिव हैं पीडीटी आचार्य, उनकी राय क्या है? वो कहते हैं कि दल बदल कानून की जो मूल भावना है उसको ध्यान में रखते हुए जो राज्यसभा सांसद हैं वह अपने आप ये फैसला नहीं कर सकते कि वो किसी और पार्टी में विलय कर रहे हैं। उनके मुताबिक इसके लिए जरूरी है कि पार्टी प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल पहले बीजेपी में विलय के लिए राजी हों, तब जाकर 2/3 विधायक दल की सहमति मायने रखती है। और अगर कोई भी सदस्य चाहे तो राज्यसभा के सभापति के सामने अयोग्यता याचिका दायर कर सकता है, यानी कि सभापति का फैसला अदालत में चुनौती के लिए खुल जाएगा। समझ रहे दोस्तों? अरविंद केजरीवाल को मर्जर अनाउंस करना चाहिए था और वो मर्जर वो 2/3 सांसदों की मदद से ही कर सकते थे, ऐसा है एक्सपर्ट्स की राय। दूसरी राय क्या है? दूसरी राय चरखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेंटर के प्रमुख स्वप्निल त्रिपाठी की है। उनका कहना है कि 2/3 राज्यसभा सांसदों का समर्थन इस कदम को पैराग्राफ 4(2) के तहत डीम्ड मर्जर का दर्जा दिला सकता है, यानी डिसजंक्टिव रीडिंग के मुताबिक यह वैध ठहराया जा सकता है। लेकिन त्रिपाठी एक बड़ी विसंगति की तरफ भी इशारा करते हैं। राज्यसभा सांसद आम चुनाव से नहीं बल्कि राज्यों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। पंजाब में इन 7 सांसदों को चुनने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अब भी पार्टी में हैं और केजरीवाल के साथ खड़े हैं, जबकि चुने हुए सांसद बीजेपी में चले गए। ये कितना लॉजिकल है सोचिए आप। जिन्होंने चुना उनको चुनकर राज्यसभा भेजा, वो तो पार्टी के साथ है, लेकिन जिनको भेजा उन्होंने टूट करके बीजेपी में चले गए। वो राज्यसभा की मूल भावना है कि सांसद का जुड़ाव अपने निर्वाचक आधार पर हो, पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। यही सबसे बड़ी बिंदु है जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों ये मामला सिर्फ 7 सांसदों की कुर्सी का नहीं है, ये उस कानूनी व्याख्या की लड़ाई है जो ये तय करेगी कि भारत में दल बदल की जो सीमा रेखा है वो आखिर कहां खिंचती है। एक तरफ पीडीटी आचार्य जैसे विशेषज्ञों का संवैधानिक नैतिकता वाला रुख है, जहां बिना मूल पार्टी की सहमति के विलय नहीं हो सकता, अरविंद केजरीवाल के कहीं बिना विलय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तकनीकी कानूनी व्याख्या भी है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, जहां 2/3 का आंकड़ा ही काफी है। डीम्ड मर्जर, आपको बता रहे ना, फैसला अब राज्यसभा के सभापति और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है कि डीम्ड मर्जर यानी कि डिसजंक्टिव रीडिंग पे जाए या कंजंक्टिव रीडिंग पर जाए। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अयोग्यता से बच पाएंगे या फिर अपनी सदस्यता इनकी गवा देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण आपको लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे पॉलिटिक्स और कानून की समझ रखना पसंद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ही मुद्दे पर गहराई और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,